अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं इसका नाम है रज़ा पहलवी। ये अमेरिका में रहता है। इसकी बेटी की शादी एक यहूदी शख्स से है। इसकी वाइफ भी यहूदियों के दरमियान रहती है। इसका पूरा रिश्ता पूरा ताल्लुक़ यहूदियों से है। लेकिन ये शख्स ख़ुद को ईरान का बादशाह समझता है। ये रह रहा है अमेरिका में, लेकिन ये कहता है कि मैं अमेरिका से ही ईरान की हुकूमत चला रहा हूँ और ईरान के तख्त का असल दावेदार मैं हूँ। मेरे बाप को ज़बरदस्ती हटाया गया था। मेरे बाप ने कभी रिज़ाइन नहीं दिया और इसको ये लग रहा है कि ट्रंप इसको ईरान में जाकर बैठा देंगे या इज़राइल की हुकूमत इसको ईरान पहुंचा देगी, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ईरान की आवाम ने इसके बाप को भगाया था और अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिलने के बावजूद भी इसका बाप नहीं रुक सका और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ था 1979 में। और अब उस वक्त से लेकर के ये अमेरिका में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है और इसको अब इज़राइल ने यकीन दहानी करा दी है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी हुकूमत बन जाएगी। जैसे ही इज़राइल ने ईरान पर 13 जून को हमला किया और इज़राइल ने अपना असली हदफ बताया कि उसका मकसद है ईरान में रिजीम चेंज करना, हुकूमत को चेंज करना, जिन लोगों के हाथों में इक़्तिदार है उनसे इक़्तिदार को छीन लेना और इस शख्स को देना। तो इस ऐलान को सुनते ही इसने अमेरिका में रैली निकाली, इसने सेलिब्रेशन किया, जश्न मनाया और पूरे ख़ानदान के साथ, और इसको लगने लगा कि सच में ये ईरान का बादशाह बन गया है। और ये इसकी बेटियां हैं, इधर इसकी बीवी है, इधर इसकी माँ भी है और ये तमाम लोग यहूदियों के साथ रहते हैं। यहूदी माहौल में इसकी तरबियत हुई है और इज़राइल और अमेरिका चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों के हाथों में ईरान का इक़्तिदार चला जाए जो मुकम्मल तौर पर इज़राइल की खिदमत करे, यहूदियों की खिदमत करे और वो इस्लाम और मुसलमानों के मकासद के लिए काम ना करे। लेकिन मुमकिन नहीं है कि ईरान में ऐसा कुछ हो पाएगा और ना ऐसा पॉसिबल है। और ये जो ख्वाब है इज़राइल का या अमेरिका का, इसको आप कह सकते हैं कि ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। आप इसके ख़ानदान को देखिए, एक पुरानी तस्वीर है, किसी ने ट्विटर पर शेयर कर रखा था कि शख्स अपनी फैमिली के साथ है, इधर इसकी बेटियां हैं, इसकी बीवी है और ये शख्स जो नंगा रह रहा है, इसकी फैमिली का ये आलम है। इसको अमेरिका और इज़राइल ईरान जैसे मुल्क का हुक्मरान बनाना चाह रहे हैं, बादशाह बनाना चाह रहे हैं। मुसलमानों की तहज़ीब पर, सकाफ़त पर कितना बड़ा हमला है। और एक और ख़बर देख लीजिए कि इसकी जो बेटी है या ईरान के साबिक़ बादशाह की जो ये नवासी हुई, तो इसने एक जुइश से शादी की है, यहूदी से जो अमेरिका का बिजनेसमैन है। और आप यहाँ इस खबर को देख सकते हैं, ग्रैंड डॉटर है। और इस पूरी मजलिस को, इस पूरे महफिल को सेलिब्रेट किया गया। ईरान के चैनल, माफ़ कीजिएगा, इज़राइल के चैनल i24 ने इस खबर को शाये किया। अब ज़रा सा आइए समझते हैं तारीख़ को कि रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत कब थी, उसने कब अपनी हुकूमत बनाई और फिर रज़ा शाह पहलवी को, माफ़ कीजिएगा, इसके बाप का नाम है मोहम्मद रज़ा पहलवी, तो उसको क्यों ईरान छोड़कर जाना पड़ा और कैसे आज जो वहाँ इस्लामी जमहूरिया बना हुआ है तो ये हुकूमत कैसे कायम हुई, उसके पीछे की तारीख़ क्या है। तो ज़रा इस वीडियो में उस तारीख़ को भी जान लेते हैं और आगे बाद में फिर तफसील से बातचीत करेंगे। ये ईरान जो मौजूदा है उसके बानी है अल्लामा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और ये इनके शागिर्द थे उन दिनों जिस वक्त सुप्रीम लीडर है, जिनका नाम है अल्लामा आयतुल्लाह खामनाई। और ये ईरान का आज़ादी टावर कहलाता है, बहुत मशहूर स्क्वायर है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ जा चुका हूँ। और इधर है हमारे अमेरिका के सदर ट्रंप साहब और ये इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो इन दोनों ने ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि ईरान में जो इस्लामी जमहूरियत है, इस्लाम पसंदों की जो हुकूमत है, उसको यहाँ से हटाना है और 1979 से पहले जो ईरान में हुकूमत थी उसी हुकूमत को यहाँ बरकरार रखना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का जो ख़ात्मा हुआ, अवाम ने सड़कों पर उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया, इसी वजह से क्योंकि मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका का ग़ुलाम बन चुका था। वो अमेरिका के एजेंडे पर काम कर रहा था। ईरान में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को हावी कर दिया गया था। वहाँ बहुत ज़्यादा बेहयायाँ आम होने लगी थी। वहाँ बहुत ज़्यादा जो फहाशी है उसको प्रोमोट किया जाने लगा। जबकि ईरान का जो कल्चर है हमेशा इस्लाम पसंदों का रहा है, वहाँ हमेशा दीनी मिजाज रहा है। मसलक
کیا اختلاف اپنی جگہ کہ ایران میں ہمیشہ سے شیعہ مسلک کے لوگ رہے ہیں، لیکن وہاں کے شیعہ مسلک نے ہمیشہ مذہبی نقطہ نظر سے، مذہبی کلچر کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں نے ویسٹرن کلچر کو نہیں اپنایا، نہ بے حیائی پر انہوں نے کبھی توجہ دی۔ چنانچہ جب رضا شاہ محمد رضا پہلوی نے ایران میں امریکہ کے دباؤ میں بے حیائی کو، ویسٹرن کلچر کو فروغ دینا شروع کیا تو وہاں کی عوام نے احتجاج کرنا شروع کیا اور احتجاج بڑھنے لگا، اور پھر ایسا موڑ آیا جس کی وجہ سے محمد رضا پہلوی کو فروری 1979 میں ایران چھوڑ کر جانا پڑا۔ پھر امام خمینی آتے ہیں، حکومت قائم ہوتی ہے اسلام پسندوں کی، اور اس وقت سے حکومت قائم ہے، اور جو پوری کی پوری ایران کی عوام ہے وہ اسلام پسندوں کے ساتھ ہے، ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے۔ آپ یہ شخص جن کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے روح اللہ خمینی۔ قم ایران کا ایک تاریخی شہر ہے، مذہبی شہر ہے، وہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، جس طرح انڈیا میں آپ دیوبند کو کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند اہل علم کی سرزمین ہے، یا بریلی شریف میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، یا کچھ دوسرے علاقوں میں۔ تو قم ایران کا ایجوکیشن سٹی کہلاتا ہے، اور دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا وہ سب سے بڑا مرکز ہے۔ دنیا بھر کے لوگ قم جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے۔ تو وہاں کے ایک مدرسے میں استاذ تھے علامہ روح اللہ خمینی۔ اسی دوران رضا شاہ جو محمد رضا پہلوی ہے اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، ویسٹرن کلچر کو حاوی کیا جا رہا تھا، امریکہ کی آرمی، امریکہ کی انٹیلیجنس وہاں بہت زیادہ بڑھنے لگی تھی، اور محمد رضا پہلوی نے پارلیمنٹ سے ایک قانون بنایا جس قانون میں یہ تھا کہ اگر کسی بھی ایرانی کا کسی امریکی آفیسر کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس امریکی آفیسر کے خلاف کوئی بھی مقدمہ عائد نہیں ہوگا۔ جیسے ایران کی پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس ہوتا ہے، روح اللہ خمینی نے اپنے شاگردوں سے کہا اس شخص نے ہم ایرانی قوم کو کتوں سے بھی بدتر بنا دیا ہے، اس نے ہمیں امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اب اس حکومت کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کسی کی گاڑی سے کسی جانور کا، کسی کتے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے جواب طلب کیا جاتا ہے، لیکن اس نے قانون بنا دیا کہ اگر امریکی آفیسر کے ہاتھوں یا اس کی گاڑی سے کسی ایرانی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، تو اس امریکی آفیسر سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور وہیں سے احتجاج شروع ہو گیا، اور احتجاج کا سلسلہ اگلے 10 سالوں تک جاری رہا۔ محمد رضا پہلوی نے امام خمینی پر پابندی لگا دی اور ان کو جلا وطن کر دیا، چنانچہ عراق گئے، ترکی گئے، اور پھر وہاں سے فرانس چلے گئے۔ لیکن انہوں نے جو اپنے شاگردوں کی ٹیم تیار کی تھی، ان کے جو افراد تھے وہ ایران میں لگاتار کام کرتے رہے، احتجاج کا سلسلہ چلتا رہا، اور محمد رضا پہلوی کی طرف سے انقلابیوں کو، احتجاج کرنے والوں کو لگاتار سزا بھی دی جا رہی تھی، لیکن وہ رکے نہیں۔ ایران اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں ایک بہت بڑا میوزیم ہے، اور اب وہ میوزیم ہے، پہلے دراصل وہ ایک ایسی جیل تھی جہاں کوئی روتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، لیکن اس کے باہر کھڑے کسی کو آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس جیل کا نام رکھا تھا سواک، اور رضا پہلوی نے ایک ایجنسی بھی بنا رکھی تھی، یا کہہ لیجیے ایک انٹیلیجنس بنا رکھی تھی جس کا نام تھا سواک، اور کوئی بھی جو اس حکومت کے خلاف احتجاج کرتا، آواز اٹھاتا، اس کو گرفتار کیا جاتا، اس جیل میں لایا جاتا اور اس کو بدترین سزا دی جاتی۔ اور سزا دینے والے ایرانی آفیسر کم ہوتے، امریکی افسران زیادہ ہوتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ تم انقلاب میں حصہ لے رہے ہو، تم ساتھ دے رہے ہو، اور چن چن کر ٹارگٹ کیا جاتا۔ اس جیل میں موجودہ سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنہ بھی رہ چکے ہیں، اور کبھی آپ کو جانے کا موقع ملے تو دیکھیں گے کہ ابھی اس کو میوزیم بنایا گیا ہے، اور جتنے لوگ اس جیل میں رہ چکے تھے ان سب کا ایک خاکہ بنا کر رکھا گیا کہ کیسے اذیت دی گئی، دو چار پریشانیوں سے کیا گیا، ظلم اور بربریت کی گئی، اور بے شمار قربانیاں ان لوگوں نے دی۔ اذیت ایسی کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس جد و جہد قربانی کے بعد ایران کو آزادی ملی رضا شاہ پہلوی سے، امریکہ سے، اور پھر یہاں اسلام پسندوں کی حکومت بنی، اور پورا معاشرہ بدل گیا، پورا ایران بدل گیا۔ ایران میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں عورتیں بھی آپ کو ہر پلیٹ فارم پر نظر آئے گی، ریلوے میں
टीटी का काम औरतें कर रही होगी, आप होटल में जाएंगे वहाँ रिसेप्शन पर आपको एक लड़की नज़र आएगी, आप वहाँ किसी महंगी शॉप पर जाएंगे वहाँ भी एक लड़की नज़र आएगी, लेकिन हर जगह लड़कियाँ या ख़वातीन पर्दे में नज़र आएगी, कहीं पर बेपर्दगी नहीं। वो कार ड्राइव करती नज़र आएंगी लेकिन वो पर्दे में रहेगी, और छोटा से बड़ा हर काम ईरानी करते नज़र आएंगे। तो वहाँ तहज़ीब है, तमद्दुन है, तरक्की है, और ईरान को, तेहरान को और दूसरे शहरों को देखेंगे तो दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं है। अब उस ईरान में रिजीम चेंज करने को बात की जा रही है, और इसलिए क्योंकि ये जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है, इस्लाम पसंदों की हुकूमत है, ये हुकूमत फ़लस्तीन की हिमायत करती है, ये हुकूमत क़िबले अव्वल की आज़ादी की मुहिम चलाती है, ये हुकूमत अमेरिका के एजेंडा के ख़िलाफ़ है, ये हुकूमत इज़राइल को एक नाजायज़ रियासत मानती है, और दावा है, इसका एजेंडा है कि जब तक इज़राइल का वजूद नक्शे से नहीं मिट जाएगा, हमारा जो मकसद है, हदफ है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये जो मौजूदा हुकूमत इस्लाम पसंदों की, इनकी पॉलिसी ये है कि मिडिल ईस्ट में, पूरे मशरिक़ वस्ता में बाहर की कोई भी आर्मी नहीं होनी चाहिए, अमेरिका की आर्मी नहीं होनी चाहिए, और यही पॉलिसी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और इनके ख़िलाफ़ तरह तरह की कोशिशें की जाती है। तारीख़ क्या है ईरान की, ज़रा ये जान लीजिए। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इन दिनों जिस तरह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की आर्मी ईरान में घुस जाएगी, या अमेरिका कब्जा कर लेगा, या अमेरिका रिजीम को चेंज कर लेगा, बार बार इजराइल रोजाना ये दावा करता है कि उसने ईरान के आसमानों का कंट्रोल हासिल कर लिया है, उस पर उसका कब्जा हो चुका है, और अगली ही सुबह ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च की जाती है, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकने में नाकाम हो जाता है। तबाही इजराइल में बढ़ती जा रही है, और अब ख़ुद इजराइल के सीनियर अफसरान इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ईरान की जो जदीद मिसाइलें हैं, उसकी जो जदीद मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, उसको रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसके अलावा ईरान की तारीख़ यह है कि मुल्क कभी भी ग़ुलाम नहीं बना है। खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत पूरे रकबे पर थी, लेकिन खिलाफत उस्मानिया ईरान को अपनी सल्तनत में शामिल नहीं कर सकी। ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की। ईरान के आसपास के जो ममालिक है उस पर भी ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल हो गया, लेकिन ईरान को ब्रिटिश एम्पायर अपने कब्ज़े में कभी नहीं ले सका। रूस ने कई जंगें लड़ी, रूस ने कोशिश की कि ईरान उसका हिस्सा बन जाए, लेकिन रूस को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। तो ईरान की खूबी यह है कि कभी भी किसी भी हुकूमत की या किसी भी एम्पायर की कॉलोनी नहीं रहा है, बल्कि हमेशा आज़ाद रहा है। और आज की तारीख़ में भी अगर कोशिश की जाएगी तो एक्सपर्ट लगातार आकर कह रहे हैं कि कोई भी ग्राउंड आर्मी ईरान में दाखिल नहीं हो सकती है, उसको कहीं से वहाँ एंट्री करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। और ईरान एक लंबा मुल्क है, तो ये जंग जितनी लंबी चलेगी इजराइल का उतना ही नुकसान होगा, और ईरान को कामयाबी मिलती जाएगी। अब ज़रा मैं आपको तारीख़ बताता हूँ कि ईरान की जो पुरानी तारीख़ है वो क्या है। 1794 में ईरान में काजार सल्तनत बनी, और ये जो काजार सल्तनत है लंबे अरसे तक कायम रही। उसके बाद 1925 में इस हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। मोहम्मद रज़ा पहलवी का बाप था रज़ा शाह पहलवी, उसने फ़ौजी बगावत की, दरअसल वो फ़ौज में एक सीनियर ओहदे पर था, और फ़ौज में रहते हुए उसने बगावत कर दी और पूरे इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब क़जार सल्तनत के बादशाह को वहाँ से माज़ूल कर दिया गया, हटा दिया गया, और रज़ा शाह पहलवी मुल्क का बादशाह बन गया। उसके बाद 1948 में इसको भी हटा दिया गया। रूस और बरतानिया ने मिल करके, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान का ताल्लुक़ जर्मनी से है, सेकंड वर्ल्ड वार में ईरान ने जर्मनी को सपोर्ट किया है, तो रज़ा शाह पहलवी को भी जला वतन किया गया। उसके बाद इसके बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी को तख्त पर बैठाया गया, और फिर जब इस्लाम पसंदों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया तो उसको भी छोड़ कर जाना पड़ा, और इस्लामी जमहूरिया ईरान की बुनियाद रखी गई। ये तारीख़ मैंने नोट किया है, तो पॉइंट वाइज ज़रा सा समझिए। रज़ा शाह पहले से ईरान पर क़ाजार सल्तनत यानी क़ाजार डायनेस्टी की हुक्मरानी थी, जिसका आगाज़ 1794 में हुआ था। क़ाजार सल्तनत की खुसूसियत ये थी कि इसकी राजधानी पहले तबरेज़ था, उसके बाद तेहरान में इसने अपनी राजधानी को बनाया। आखिरी हुक्मरान का नाम था अहमद शाह क़ाजार। इस सल्तनत का अख्तिताम 1925 में हो गया, जब पार्लियामेंट ने क़ाजार ख़ानदान को माज़ूल करके रज़ा शाह को बादशाह मुकर्रर कर दिया। क़ाजार सल्तनत को अंदरूनी कमज़ोरी, करप्शन, कबायली झगड़ों और गैर मुल्की मुदाखलत खुसूसन रूस और बरतानिया ने कमज़ोर कर दिया था, जिसका फ़ायदा रज़ा ख़ान ने उठाया। अंग्रेज़ों और रूसियों का हमला
25 अगस्त 1941 को बरतानिया और सोवियत यूनियन की फ़ौज ने ऑपरेशन काउंटेंस के तहत ईरान पर हमला कर दिया था। वजह थी ईरान को एक्सिस पावर्स खुसूसन जर्मनी के असर से निकालना। रज़ा शाह को तख्त छोड़ने पर मजबूर किया गया। इत्तेहादियों ने इस्तीफ़ा का मुतालबा किया और 16 सितंबर 1941 को रज़ा शाह को ज़बरदस्ती तख्त छोड़ना पड़ा। उनके बेटे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। रज़ा शाह को जलावतन कर दिया गया और वो पहले मॉरिशस और फिर जनूबी अफ्रीका चले गए, जहाँ 1944 में इंतकाल हो गया। उसके बाद मजहबी मुखालफत और आयतुल्लाह खुमैनी का किरदार। शाह ने मगरबी सकाफ़त को, कल्चर को फ़रोग़ दिया जो मजहबी तबके को नापसंद था। 1971 में ईरान की 25 साला शाही तक़रीबात को मजहबी तबके ने इस्लामी शायर की तौहीन करार दिया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने अवामी और मजहबी मुखालफत की क़यादत की, जिससे अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हुई। 1963 के बाद जलावतनी में रहने के बावजूद आयतुल्लाह खुमैनी के नज़रियात, उनकी आइडियोलॉजी और बयानात खुफिया तौर पर ईरान पहुँचते रहे। 1978 से 1979 इनकलाबी मुजाहरों का आगाज़ हो गया और ये एक साल बहुत अहम था। जनवरी 1978 में कुम में तलबा पर फायरिंग हुई, जिससे तहरीक ज़ोर पकड़ गई। हर महीने मुजाहरे होते रहे, हर 40वें दिन में एहतजाज जन्म लेते रहे। अवाम, उलमा, तलबा, मजदूर, ख़वातीन सब शाह के ख़िलाफ़ हो गए। मुल्क में मार्शल लॉ, कर्फ्यू और क्रैकडाउन भी नाकाम रहा। उसके बाद 16 जनवरी 1979 को रज़ा पहलवी आर्जी रुखसत का ऐलान करके ईरान से निकल गया। उसने मुल्क छोड़ दिया और उसे मुल्क बदर होना पड़ा। अगर वो मज़ीद कुछ दिन रह जाता तो ये जो इनकलाबी थे इसका कत्ल कर देते। आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी हुई। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी 15 साल बाद जलावतनी से ईरान वापस आए। लाखों अफराद ने उनका इस्तकबाल किया और तस्वीरें बड़ी मशहूर है। उसके बाद 11 फरवरी 1979 को फ़ौज ने बगावत कर दी। शाह की वफादार हुकूमत गिर गई और इस्लामी जमहूरियत ईरान का ऐलान कर दिया गया। तो ये ईरान की पूरी मुख्तसर तारीख़ है कि किस तरह ईरान में इस्लाम पसंदों की हुकूमत बनी। 1 अप्रैल 1979 को एक रेफरेंडम में अवाम ने भारी अक्सरियत से इस्लामी निज़ाम को चुन लिया। जमहूरी इस्लाम ईरान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा, ना मशरिक़ न मगरिब, सिर्फ इस्लामी जमहूरिया, यानी ना ईस्टर्न कल्चर न वेस्टर्न कल्चर, बल्कि सिर्फ इस्लामिक कल्चर या इस्लामी जमहूरिया कह लीजिए। इस ईरान के इनकलाब की खुसूसियत क्या है? इस्लामी क़यादत। इनकलाब की रहनुमाई उलमा और आयतुल्लाह खुमैनी ने की। अवामी शमूलियत, किसान, मजदूर, तलबा, ख़वातीन, उलमा सब ने हिस्सा लिया और पुरअमन एहतजाज रहा। ज़्यादातर मुजाहरे पुरअमन रहे। फ़ौज ने आखिरकार अवाम का साथ दिया। नज़रियाती इनकलाब रहा, सिर्फ सियासी नहीं, सकाफ़ती, माशरती और मजहबी तब्दीली भी आई और ईरान जो है पूरा का पूरा बदल गया। अब अमेरिका की, इज़राइल की कोशिश ये है कि इनके हाथों से इक़्तिदार को छीन लिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ईरान की जो पूरी की पूरी अवाम है वो इनके साथ है और इस शख्स का दावा अब यह है कि उसने अभी भी इस्तीफ़ा नहीं दिया है। इसका बाप मुल्क छोड़कर यहाँ से चला गया था, लेकिन उसने रिज़ाइन नहीं दिया था। चुनांचे अपने बाप की मौत के बाद ये ख़ुद को उसका जानशीन करार देता है और अगर आप विकीपीडिया पर जाएंगे, देखेंगे तो लिखा जाएगा कि ये ईरान का मौजूदा बादशाह है। पहले ख़ुद को क्राउन प्रिंस कहता था। अब ताज्जुब की बात यह है, अलमिया यह है कि अमेरिका ने लीबिया में कर्नल क़ज़ाफ़ी की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। अमेरिका का एजेंडा और हदफ यह था कि वहाँ जमहूरियत नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, आमरीत थी, डिक्टेटरशिप थी और उस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए लाखों लोगों का अमेरिका ने कत्ल किया कि जमहूरियत की बहाली आएगी। सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने कत्ल किया, इराक़ को तबाह बर्बाद किया और वजह अमेरिका ने यह बताई कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी और डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना था। अब ईरान में डिक्टेटरशिप थी, आमरीत थी, जिसको वहाँ की अवाम ने ख़त्म किया, जमहूरियत कायम की। तो अब अमेरिका उसी डिक्टेटरशिप को नाफिज करने के लिए इसको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ की रिजीम को चेंज करने की बात कर रहा है और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी हम बैठने वाले नहीं हैं। हालांकि अब लबो लहजा और रवैया भी बदल गया है और अभी की ताज़ा खबर यह है कि जब ईरान ने इजराइल पर सिज्जील मिज़ाइल से हमला किया है, ख़तरनाक जवाब दिया है और इजराइल में ज़बरदस्त तबाही हुई है जिसका इजराइल को अंदाज़ा नहीं था, तब वहाँ के सदर इसहाक़ का ताज़ा बयान ये सामने आया है कि ईरान में रिजीम चेंज करना
اولین ہدف اور بنیادی مقصد اسرائیل کا نہیں ہے۔ تو یہ ایران کی مختصر تاریخ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور شرم کی بات یہ ہے کہ ایسے ننگے لوگوں کو جن کے پاس تہذیب نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے، انہیں امریکہ بادشاہ بنانا چاہتا ہے ایران کا، اور ایران کی عوام کبھی بھی ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔